हेलो एवरीवन। कल हमने चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट कर दिया था ममता। इसके साथ हमारा सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म का वो कम्प्लीटली विद ग्रामर आपका एंड हो जाता है। अब सिर्फ एक्सरसाइज बच जाती है, वो सिर्फ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी, कुछ आपको बताऊंगी। आपको खुद को ही करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है। हाँ, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो हम जब जूम क्लास पढ़ेंगे लाइव जूम मीट पे, उस टाइम पे मैं आपको डिस्कस कर दूँगी, राइट। तो वो जो चीज़ आपको नहीं आ रही है या जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है या कन्फ्यूज़न है, उसको आप नोट डाउन करके रखिएगा या फिर उसको टिक करके रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछने हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा शब्दार्थ को ब्रीफ कर दूँ। शब्दार्थ में प्रकोष्ठ का मतलब है भवन के फाटक के पास का कमरा, यानी कमरा। एक्चुअली कमरे को ही प्रकोष्ठ बोलते हैं। तृण गुल्म यानी घास का समूह। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह यानी बहाव, फ्लो जो होता है वो। वेदना यानी पीड़ा। विकल यानी बेचैन। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता यानी पुत्री। यहाँ पे दो दो मीनिंग, तीन तीन मीनिंग भी दे रखे हैं, आप कोई भी याद रख सकते हैं, राइट। विकीर्ण होना, फैल जाना। उत्कोच यानी घूस या रिश्वत। प्राचीर यानी चार दीवारी। विभूति यानी समृद्धि, समृद्धि इट मीन्स यू कैन से प्रॉस्पेरिटी, राइट। विपन्न यानी संकटग्रस्त। आतताई यानी अन्यायी। विरक्त यानी खिन्न। मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वन में जो स्थान होता है वह। जीर्ण यानी वृद्ध। ओके, अब यहाँ पे देखिए, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है। ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर, जो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें मैं आपको हिंट दे रही हूँ, राइट। अब आपको सर्च करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप पे डिपेंड करता है। इसको हम डिस्कस करेंगे जूम मीट पे, लेकिन इसका जो आंसर है वो फर्स्ट टू सेकेंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत, अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। यानी जब ममता का घर बनाने के लिए उन्होंने आदेश दिया तो उनका पालन किस प्रकार हुआ, वो हमने डिस्कस किया था कल। वो लास्ट पैराग्राफ चैप्टर के एंड में है ये चीज़। वो सही था या गलत वो उसमें नहीं बताया, वो आपको खुद को सोचना है कि वो उन्होंने जो आदेश दिया था और उसका जो पालन हुआ वो सही वे में हुआ या गलत हुआ। अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए, यानी अपने खुद के विचारों में उसको स्पष्ट करना है, उसको क्लियर करना है। कहानी के आधार, ये सब आपको लिखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये ओरली आपको स्पष्ट कर देना, आपको यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स, राइट। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। इसमें मेन कैरेक्टर है ममता, तो उसके बारे में आपको 3 to 4 सेंटेंस ममता के बारे में आपको बताना है। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। अब यहाँ पर कहानी का अंत क्या था कि यहाँ पे एक मंदिर बना दिया जिसमें ममता का कोई नाम नहीं था वगैरह वगैरह, वहाँ पर कहानी का एंड कर दिया। तो अंतिम जो लाइन है, यानी लास्ट जो 2 सेंटेंस है या 1 जो भी सेंटेंस है, उसको हटा करके आप उसको किस तरह का एंड देना चाहेंगे वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, राइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें आपकी स्किल डेवलप होगी, राइट। अब यहाँ पर देखिए स्वाध्याय। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। तो आंसर मैं इसका नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसका हिंट ज़रूर दूंगी, राइट। वो थी एक ब्राह्मण की पुत्री, है ना, और उसके पिता जो थे चूड़ामणि, वो एक सैनिक के हाथों, एक मुगल के हाथों युद्ध में मारे गए, राइट। और वो तब से अकेली हो गई और वो उन सैनिकों से नफरत करती रही। तो क्यों नफरत करती रही उसका आंसर मैंने इनडायरेक्टली आपको दे दिया है। नाउ यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स, राइट। ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया, तो कौन आया था,
आश्रय मांगने एक मुगल आया था। लेकिन आप कैसे लिखेंगे इसको, सेंटेंस को अरेंज करके, वो आपको लिखना है। अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया, वो बुक में लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, वो आप देख के लिख सकते हैं। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा। उस पथिक कौन था, वो हुमायूं था। उसने मिर्जा से क्या कहा था, वो मंदिर बनवाने की बात कही थी कि मैंने यहाँ पे आश्रय लिया है, तो इस तरह से उसने बोला था, राइट। ये सिर्फ मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ आंसर, एकदम नियर बाय जाके उसको अच्छे से फाइंड आउट करके उसको लिखना, तो वो आपको करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स 9th में यहाँ पे तो आपको बोर्ड पे लिखवा दिया जाता है 8 तक और सब कुछ आपको बता दिया जाता है, लेकिन फिर 9th में ऐसा होता है कि खुद लिखो। तो जब खुद लिखने की बारी आती है तो आपको ये लगता है कि हिंदी बहुत टफ है, राइट। तो इसीलिए आपको अभी तक तो मैंने आपको आंसर बताया, बट नाउ वी विल मूव ऑन सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म इट मीन्स आप ऑलमोस्ट 9th के करीब करीब आ चुके होंगे, इसीलिए अब आपको 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी, किस बात से चलता है, तो आपको पता हो तो वहाँ पर वो जब खांसी से पीड़ित हो रही थी तब वहाँ पे कुछ 3-4 औरतें उसकी सेवा में लगी हुई थी, राइट। तो उस पैराग्राफ में से आपको पता चलेगा और आंसर मिलेगा कि वो सबकी दुख की सहभागिनी थी। अब ये देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन किया। यानी आपको पता है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, यानी एट प्रेजेंट जो वर्क हो रहा है। मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रही हूँ, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, तो वो हो गया पास्ट, भूतकाल। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कल जो है वो मैं आपके लिए और भी स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ या बनाऊँगी, राइट। आने वाले कल को मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यानी जो काम हम कर चुके हैं वो पास्ट है यानी भूतकाल, जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, और जो हम करने वाले हैं अपकमिंग में जो हम करने वाले हैं वो हो जाता है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, राइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है वो हो गया प्रेजेंट टेंस, लेकिन आपको चेंज करना है भूतकाल में। तो आप लिखेंगे तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी, ये है नहीं आएगा और हो जाएगा थी, राइट। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई, ये हो गया पास्ट टेंस क्योंकि वो उद्यान में चली गई है, लेकिन आपको करना है फ्यूचर में। तो आप लिखेंगे इस गई को काट करके सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जाएगी, राइट। अब प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, तो हो गया यानी ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट टेंस है। तो आपको यहाँ पर इस गया को हटा के इसको भविष्य काल में चेंज करना है, तो आप लिखोगे हो जाएगा, राइट। तो प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस, हर्ष आज उपवास करेगा, तो वो करेगा यानी करने वाला है, फ्यूचर टेंस हो गया, लेकिन आपको उसको पास्ट में चेंज करना है। तो आप करेंगे हर्ष, आज को हटा देना है, यहाँ पर हो जाएगा आज की जगह पे कल हो जाएगा क्योंकि वो कल करने वाला है। तो हर्ष ने कल उपवास किया था, क्या हो जाएगा, हर्ष ने कल उपवास किया था, राइट। अब ये पास्ट का टेंस है, मनोज अक्सर जागता रहता था, ओके। तो इसको वर्तमान में यानी प्रेजेंट में चेंज करना है, तो आप था को कट करके लिखेंगे मनोज अक्सर जागता रहता है, राइट।
तो आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही इसको अभी मैं हटा नहीं रही हूँ, जो लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद इसको कीजिए। तो फर्स्ट सेंटेंस को जिस तरह से आपको लिखना है वो फिर से रिपीट कर रही हूँ। तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष ने कल उपवास किया था। मनोज अक्सर जागता रहता है। यहाँ पर देखिए शब्दों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द के अर्थ सारे ही हमने अभी रिसेंटली शब्दार्थ में पढ़े, उसका अर्थ बताना है। यानी दुहिता का मतलब, एक एग्जांपल जैसे मैं बता देती हूँ कि दुहिता, तो दुहिता मतलब पुत्री, राइट। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि चूड़ामणि की पुत्री ममता बहुत ही भोली थी। या फिर पुत्री से रिलेटेड सेंटेंस आप कोई भी लिख सकते, जैसे दशरथ की पुत्री का नाम शांता था, वैसे कुछ भी आप, यानी उसका सेंटेंस ऐसा नहीं लिखना है, पर कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे अभी मैंने 2 सेंटेंस बताए, कुछ भी पुत्री के नाम पे आप सेंटेंस डाल दोगे, मेरी 2 पुत्रियां हैं या उसकी 2 पुत्रियां हैं, ऐसा नहीं। उसका कोई अर्थ, जैसे दशरथ राजा थे, दशरथ की पुत्री का नाम शांता था, तो एक इन्फॉर्मेशन है कि दशरथ राजा की पुत्री का नाम शांता था, राइट। तो इस तरह से आप मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो जो शब्द लिखा है उसको अर्थ प्रयोग नहीं करना है। जैसे शब्द है, सॉरी, हाँ, ये देखिए शब्द जो है उसका अर्थ हो जाता है पुत्री, राइट। तो इस पुत्री को आपको इस पुत्री शब्द को लेके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। यानी हर शब्द के जो मीनिंग है उस सेंटेंस को, उस वर्ड को लेकर के आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे कहानी एक वचन में है, उसको बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। इसको आपको सिर्फ रीड करना है। जैसे एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, अभी मैं इसको एक वचन में पढ़ूंगी, फिर आपको मैं उसको बहुवचन में पढ़ के दिखाऊंगी। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को देख न सका, वहां से चला गया। अब उसको बहुवचन में यानी प्लूरल में करना है। तो एक चिड़िया की जगह अनेक चिड़ियाँ पेड़ों पर रहती थी। उनका घोंसला, तो उनके घोंसले जंगलों के पास थे। सब में बहुवचन आएगा। घोंसलों में उनके बच्चे थे। वह अपने बच्चों, यानी वह की जगह पे वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन तो एक ही रहेगा। बहुत सारे शिकारी वहाँ आए। एक शिकारी की जगह बहुत सारे शिकारी वहाँ आए। वह चिड़िया में जब ये चंद्र बिंदी लग जाता है तो बहुवचन हो जाता है। मारना चाहते थे। चिड़िया ने अपने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचा करके बैठने को कहा, तो यहाँ पे घोंसलों हो जाएगा। वह की जगह वे खुद वहाँ से उड़ गए और पत्तों में छिपकर बैठ गए। शिकारियों ने चिड़ियों को न देखकर वहाँ से, शिकारियों ने बहुत सारे शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चले गए, राइट। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आप यहाँ पर देखिए नीचे शरीर के कुछ अंग दिए गए हैं और प्रत्येक अंग में से 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर। जैसे आँखों का तारा, तो उसका मतलब होता है बहुत प्यारा, और उसका वाक्य में प्रयोग है मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे कान, सिर और हाथ दे रखा है। आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो जूम मीट में हम श्योर पढ़ेंगे इसको, और मैं आपकी हेल्प करूँगी इस मुहावरे को कंप्लीट करने। पर एक बार आपको एटलीस्ट यू शुड हैव टू ट्राई, राइट।
अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर, रूपरेखा के आधार पर कहानी, यानी कि रूपरेखा यानी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रखा है आपको, तो आपको कंप्लीट कहानी खुद को बनानी है। जैसे एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैरों से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्वक व्यवहार, दोनों की रिहाई और सीख। ये बहुत ही अच्छी कहानी है स्टूडेंट्स, आप उसको अच्छे से फॉर्म कीजिए और बनाइए। मैंने आपको स्टोरी सिखाई है कि किस तरह से आपको स्टोरी फॉर्म करनी है, किस तरह से आपको स्टोरी का हेडिंग देना है, किस तरह से स्टोरीज़ की सीख होनी चाहिए। तो अभी हमने पिछले पीरियड्स में कई सारी स्टोरीज़ पढ़ी थी, तो आई होप आपको स्टोरी को फॉर्म करना आ गया होगा, राइट। तो आज हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। तो जिसके पास भी सेकंड टर्म की बुक्स नहीं है वो सेकंड टर्म की बुक्स लेके आइए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म का ग्रामर भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, टेक्स्ट बुक का पढ़ लिया, एक्सरसाइज सब कुछ हो गया। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर has completed. Now we will start in our next period of term 2 chapters, right? So all the best for term 1 syllabus, and now you will get some timetable for term 1 exam, right? Thank you very much.